वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। तो एक क्विक रिवीजन करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, लेकिन इसके पहले आपको मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है। जो बच्चे ग्रामर और इक्वलिटी अच्छे से पढ़ चुके हैं उनके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है। ये IIT जैम 2015 के पेपर से लिया है मैंने, और मैंने बस इसको आपको इसलिए दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि क्वेश्चंस कंपटीशन में कैसे बनते हैं। तो आप इसको ट्राई करना, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में हम आपको ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बताएंगे। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा, इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने हाइपोथेसिस के 2 टाइप पढ़े, तो आपको बताना है कौन कौन सी हाइपोथेसिस आपने पढ़ी। सर नल एंड ऑल्टरनेटिव। नल एंड अल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? Null hypothesis is a statement about the population parameter, and in null hypothesis we There is no difference between statistic and population parameter. बिल्कुल सही, we make our attitude null, means the statement is unbiased. We are try to take the statement is unbiased. Okay. Yes. And Yes, sir. what is the alternative hypothesis? Alternative hypothesis Complementary is of null hypothesis. nothing but the hypothesis which is accept when our null hypothesis rejected. Okay. Yes, sir. दो तरह की और हाइपोथेसिस थी, सिंपल और कंपोजिट। याद आया? Yes, sir. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? हाउ कैन यू डिफाइन इट? So null hypothesis. नल एंड अल्टरनेटिव को हो गई बेटा, अब सिंपल एंड कंपोजिट पे आ गए हम। इफ a hypothesis specify its parameter completely, then it is known as simple, otherwise it is known as composite. For example, if we take theta equal to 10, then it is simple. If we take theta greater than 10, less than 10, not equal to 10, it is composite. H0 and H1 means null and alternative में कोई भी सिंपल हो सकती है और कोई भी नल हो सकती है, सॉरी कंपोजिट हो सकती है। ठीक है। Composite. इन दिस केस बोथ आर सिंपल हाइपोथेसिस। ओके। Yes, sir. इन दिस केस null hypothesis is simple but alternative hypothesis is composite. Okay. Yes, sir. सिंपल एंड कंपोजिट। कल हमने आपको इसके बारे में भी बताया था कि टू टेल्ड, राइट टेल्ड, लेफ्ट टेल्ड क्या होते हैं, आपको याद है? Yes, sir. ठीक है। जब थीटा 20 ग्रेटर देन 20, जैसे थीटा 20 है, ये नल में कहा गया तो 20 हो गया। अब थीटा अगर ग्रेटर देन जा रहा है तो कौन सा टेल्ड होगा? Right tail. राइट टेल्ड होगा। तो नॉट इक्वल टू में बोथ रहता है, और जो ग्रेटर एंड लेस होता है उसमें 1 होता है, 1 टेल्ड। तो राइट भी हो सकता है एंड लेफ्ट भी हो सकता है। ओके। Yes, sir. इसके बाद कल हमने आपको बताया क्रिटिकल रीजन के बारे में। क्रिटिकल रीजन क्या होता है? क्रिटिकल रीजन अ रीजन इन विच आवर सैंपल पॉइंट्स, इफ आवर सैंपल पॉइंट फॉल इन दैट रीजन, देन वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। क्रिटिकल रीजन वह रीजन होता है जिसमें सैंपल पॉइंट्स फॉल होने पर हम अपनी नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज अ 2 डिसीजन प्रॉब्लम। कौन कौन से होते हैं? या तो हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे या तो H0 को रिजेक्ट करेंगे। तो हमारा सारा का सारा फोकस किस पे होता है? H0 पे। अब आगे जब हम आपको टेस्टिंग प्रोसीजर करवाएंगे तो ये जितना आपको यहाँ पर समझ में आया ना, ये बहुत काम आने वाला है आगे, है ना। और आपके लिए टेस्टिंग एकदम चाइल्ड प्ले हो जाएगा, बच्चों का खेल हो जाएगा। टेस्टिंग से आपको बिल्कुल डर ही नहीं लगेगा, जबकि टेस्टिंग एक टफ टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल रीजन के बारे में आपने जाना कि ये एक वो रीजन होता है जिसमें सैंपल पॉइंट्स आने पर हम H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। हमने आपको एक एग्जांपल के थ्रू कल क्रिटिकल रीजन के बारे में समझाया था। पुराना लेक्चर रिवाइज करेंगे तो आपको क्लियरिटी और बढ़ेगी। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर के बारे में।
then how can you define type 1 error? What is type 1 error? In testing of hypothesis, if we reject a null hypothesis when it is correct, it is right. जब भी हम आपको जब टाइप 1 एरर के बारे में बोला जाए तो आपको बोलना है टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस, रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। True. याद रहेगा? Yes, ठीक है, sir. हमने बोला था कल पहली क्लास से धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बीटा। बीटा को कैसे पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखो सारे डिसीजन एच नॉट के हिसाब से होने हैं, तो यहाँ एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ एच नॉट को क्या कर दो? एक्सेप्ट कर दो। When H1 is true. हाँ, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। तो आपको अगर ये पता है कि सारा डिसीजन एच नॉट के हिसाब से होना है तो एक में रिजेक्ट होगा ट्रू होने पर और एक में दूसरा एक्सेप्ट होगा दूसरे के ट्रू होने पर। ट्रू कोई और था लेकिन एक्सेप्ट एच नॉट को किया गया। इसको हम लोगों ने जाना था प्रोड्यूसर रिस्क से, याद आया? Yes, sir. और इसको जाना था कंज्यूमर रिस्क से। Consumer. ठीक है, तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर ये है कि रिजेक्ट कर दो एच नॉट को जबकि एच नॉट ट्रू हो, और टाइप 1 एरर के होने की चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ये होता है अल्फा। ओके, Yes, sir. ये होता है बीटा। तो एट द सेम टाइम वी कैन नॉट मिनिमाइज बोथ टाइप ऑफ एरर साइमल्टेनियसली, so alpha is more serious, we try to fix it at 1% or 5% and try to minimize beta. If we minimize beta then 1 minus beta maximize. What is 1 minus beta? 1 minus beta में हम इसको रिवर्स कर देंगे, एक्सेप्टिंग एच नॉट की जगह रिजेक्टिंग एच नॉट आएगा, लेकिन ट्रू कौन हो जाएगा? H1। H1. अब रिजेक्टिंग एच नॉट H1 ट्रू, मतलब जो ट्रू है उसको नहीं रिजेक्ट कर रहे हैं, एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये डिसीजन है सही, और सही डिसीजन जितना ज़्यादा होगा उतना टेस्ट पावरफुल होगा, यानी ये क्या कहलाता है? पावर ऑफ द टेस्ट। ओके, Yes, sir. चलिए ठीक है। एक पॉइंट कल आपने पढ़ा था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये क्या होता है? तो द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर, यानी हमने आपसे कहा कि आपको 100 बच्चों को एक कॉलेज में एडमिशन देना है और आप सिर्फ 5% ही गलत बच्चों को ले सकते हो, तो आपको हमने बोल दिया 5%, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन इससे कम हो सकता है। आपने 99 फेयर एडमिशन किए और एक बच्चे को आपने लिंक के थ्रू लिया, तो यहाँ पर आपने अल्फ़ा को कितना रखा? 1%, जबकि मैक्सिमम कितना था? इतना। तो जब हम मैक्सिमम कोई वैल्यू सेट कर दें तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, उसके नीचे रह सकते हैं। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर इज नोन एज Level of significance. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इट इज आल्सो डिनोटेड बाई अल्फा। ओके, Yes, sir. चलिए, तो आपने इन सब के बारे में जाना। अब हम मूव करते हैं अल्फ़ा और बीटा के मैथमेटिकल फार्मूलोस की तरफ, है ना? तो ध्यान रखना, रिजेक्टिंग एच नॉट का मतलब होता है क्रिटिकल रीजन में जाना, क्योंकि क्रिटिकल रीजन की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी? क्रिटिकल रीजन अ रीजन इन विच इफ द सैंपल पॉइंट्स फॉल देन वी रिजेक्ट एच नॉट, नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो अब हम आज देखेंगे क्रिटिकल रीजन का नोटेशन। क्रिटिकल रीजन को कैसे डिनोट करते हैं? ओमेगा से, और इसमें हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर x सच दैट x बिलोंग टू सम पॉइंट्स, या इसकी कुछ ना कुछ रेंज होगी, जो भी हो क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन कैसे बनेगा? जैसे मान लो क्वाइन वाला केस था, तो क्वाइन वाले केस में हमने कहा था कि अगर नंबर ऑफ हेड की वैल्यू 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, या फिर 1 आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, यानी अगर 10 बार सिक्के उछालने पर इतने हेड आते हैं तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा x यानी नंबर ऑफ हेड कहाँ बिलोंग कर रहा है? इस रीजन में, तो ये रीजन बन गया क्रिटिकल रीजन। तो x सच दैट x बिलोंग टू एनी रीजन विच इज नोन एज क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन का नोटेशन क्या हो गया? ओमेगा। ओके, Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे भी हो सकता है, कभी ये ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो सकता है क्रिटिकल रीजन, कभी लेस आर इक्वल टू 2 हो सकता है, कभी क्रिटिकल रीजन 1 to 2 हो सकता है, कुछ भी x का कोई भी केस क्रिटिकल रीजन बन सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन।
हम आगे चलकर जब एनपी लेमा पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्रिटिकल रीजन निकलता कैसे है, यानी हम टेस्ट के हिसाब से क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट भी करते हैं, कैसे वो बात की बात है ना। तो अभी हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं। तो जब हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, तो हम इस प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम सबसे पहले एक हाइपोथेसिस ले लेंगे एच नॉट। एच नॉट में हमने मान लिया थीटा की वैल्यू ये है। दूसरी हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव ले लेंगे, इसमें हमने मान लिया थीटा की वैल्यू ये है। ठीक, अब अल्फ़ा का अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट। रिजेक्टिंग एच नॉट का मतलब एक्स कहाँ पे फॉल करेगा, ओमेगा में। ये जो वेक्टर एक्स लिखा है इसका मतलब ये हुआ सैंपल पॉइंट, x1 x2 xn सैंपल पॉइंट की बात हो रही है। गिवन एच नॉट, एच नॉट में क्या दिया है, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट। अब ये वाली लाइन आपको समझ में आई, रिजेक्टिंग एच नॉट मीन्स वेक्टर एक्स या सैंपल पॉइंट्स fall in the region omega because omega is the critical region, omega is the region of rejection. Okay, ये लाइन समझ में आई। यस सर। पहले हमने लिखा रिजेक्टिंग एच नॉट, फिर एच नॉट ट्रू था तो एच नॉट की जो कंडीशन थी वो यहाँ पे लगा दी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जब भी हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इस क्रिटिकल रीजन को यहाँ पर रखेंगे, यानी क्रिटिकल रीजन में x की जो भी रेंज होगी वो रेंज ले लेंगे और यहाँ पर इस x का पीडीएफ। अब आप बताइए इस वेक्टर x का पीडीएफ क्या होगा, लाइक्लीहुड। क्यों, क्योंकि अगर एक x होता तो उसका पीडीएफ fx से लिखते, लेकिन जब हम सैंपल पॉइंट्स ले रहे हैं n सैंपल पॉइंट्स, तो इनका पीडीएफ क्या होता है, ज्वाइंट पीडीएफ, प्रोडक्ट ऑफ fx, लाइक्लीहुड। अब लाइक्लीहुड में अगर ये कंडीशन लगा दें तो जब लाइक्लीहुड हम निकाल लेते हैं और एच नॉट की कंडीशन लगाते हैं, यानी एच नॉट को हाँ? कैसे लिखा है फिर से बता दीजिए। क्या कैसे लिखा है, अल्फा जो प्रोबेबिलिटी है, अल्फा तो नोटेशन है बेटा, अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ये तो नोटेशन है, जैसे आपका नाम है वो एक नोटेशन है आपका, है ना। अब इसकी डेफिनेशन को हम ओपन करें, वो समझना है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। रिजेक्टिंग एच नॉट का मतलब होता है उस रीजन में जाना जो रीजन ऑफ रिजेक्शन हो। रीजन ऑफ रिजेक्शन क्या है, ओमेगा। तो हम रिजेक्टिंग एच नॉट का मतलब एक्स को कहाँ पे लाएंगे, रिजेक्शन रीजन में, तभी तो रिजेक्टिंग माना जाएगा। गिवन एच नॉट मीन्स एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट में ये कंडीशन दी है, ये ट्रू है, तो हम गिवन में इसको लिख देंगे कंडीशन को। अभी जब सवालों को लगवाएंगे तो ये क्लियर और हो जाएगा, बट अभी फार्मूला सीखो पहले, है ना। ओके, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो भी क्रिटिकल रीजन होगा, मान लो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो हम उस रेंज पे इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी हमको रीजन नहीं पता, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि क्रिटिकल रीजन पर हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके, फिर हम इस x का पीडीएफ लिखते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का ही तो तरीका होता है। मान लो हम लेस आर इक्वल टू 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 2 ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 1 to 2 x का पीडीएफ इंटू dx, ऐसे तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कंटिन्यूस केस में। यस सर। तो बस यही तो कर रहे हैं। ये जो लिमिट है अभी हमको पता नहीं, तो हमने ओमेगा लिखा। fx क्या आएगा, चूंकि n पॉइंट है तो n पॉइंट के लिए l आएगा। अब जब l यानी लाइक्लीहुड में ये कंडीशन लगाएंगे, थीटा की वैल्यू थीटा नॉट पुट करेंगे, तो इसका नाम पड़ जाएगा l नॉट, यानी अंडर एच नॉट लाइक्लीहुड फंक्शन बिकम्स एल नॉट। मान लो हमारा लाइक्लीहुड ये आया e की पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, सपोज दैट। अब अंडर एच नॉट हम इसको कैसे लिखेंगे, e की पावर माइनस थीटा नॉट, थीटा नॉट टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, यानी जो भी हमको एच नॉट में दिया जाएगा वो यहाँ पुट कर देंगे। ओके, और यहाँ पर आएगा dx वेक्टर। तो ये बना अल्फा का मैथमेटिकल फार्मूला। और ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इसलिए क्योंकि अभी लगवाने जा रहे हैं सवाल। सीधे सीधे जब सवाल लगाएंगे तो ये फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम आते हैं किस पे, बीटा पे। कैसे हम बीटा के फॉर्मूले को लिखते हैं देखते हैं। तो अगर हम बीटा को डिफाइन करें तो बीटा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू। तो एक्सेप्टिंग एच नॉट का मतलब होता है कि हमारा जो सैंपल पॉइंट है वो क्रिटिकल रीजन में नहीं गया है, बल्कि एक्सेप्टेंस रीजन में गया, यानी जो क्रिटिकल रीजन का अपोजिट है। गिवन h1 इज ट्रू तो h1 लिख लेंगे। अब एक्सेप्टेंस रीजन जो भी होगा उस पर इंटीग्रेट होगा, x का लाइक्लीहुड आएगा। h1 ट्रू था तो यहाँ पर h1 की कंडीशन लगाते ही l1 बन जाएगा। क्या फार्मूला आपको समझ में आया बीटा का, हाँ या ना? yes, ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं पावर पे। तो पावर वैसे तो 1 माइनस बीटा होता है, लेकिन आप पावर को डायरेक्टली याद रखो। कैसे याद रखोगे डायरेक्टली? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन H1 इज ट्रू। बस अल्फा में आपको क्या चेंज कर देना है? अल्फा के फॉर्मूले में क्या ट्रू होता है? रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। यहाँ पर आपको H1 ट्रू कर देना है, ठीक है? बस ऑटोमेटिक पावर का फार्मूला बन जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? तो रिजेक्टिंग एच नॉट का मतलब ओमेगा आ गया, H1 ट्रू है तो लाइक्लीहुड फंक्शन का L लिखेंगे और H1 ट्रू होने के लिए यहाँ L1 लगा देंगे। तो ये बन गया डायरेक्ट पावर का फार्मूला, पावर ऑफ द टेस्ट। ओके, Yes, sir. चलिए आपको ये सारी चीज़ें जितना भी क्लियर हुई हैं, आगे जब हम सवालों को लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएंगी। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। ओके, चलिए देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमें करना है वो ये है, इफ x1 इज द क्रिटिकल रीजन, सॉरी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 इज द क्रिटिकल रीजन। चलिए हम आपको इसको करके दिखाते हैं कैसे इसको कर पाएंगे। और आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, दिखा? इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के पेपर में 2016 में और 17 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप पेपर उठाओगे आईसीएस का, डू यू नो अबाउट आईसीएस? Yes, sir. 2 बार ये पूछा गया, एक बार 16 में और एक बार 17 में। तो देखते हैं हम इसको करते कैसे, है ना। लिखा इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 इज द क्रिटिकल रीजन। तो सबसे पहला जो इसने काम, जो इसने इंफॉर्मेशन दी उसको लिख लो। ओमेगा को इसने क्या दिया? x सच दैट x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ओके, Yes, sir. टेस्टिंग थीटा इक्वल टू नॉट अगेंस्ट द अल्टरनेटिव थीटा इक्वल टू 1। यानी टेस्टिंग किसकी करनी है? थीटा इक्वल टू 2 की, अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसमें क्या दिया हुआ? थीटा इक्वल टू 1, ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल पॉइंट टू बी नोटेड। सिंगल ऑब्जर्वेशन है, मतलब लाइक्लीहुड और फंक्शन सेम हो जाएंगे। फ्रॉम द पॉपुलेशन दिस, ये पॉपुलेशन है तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो हम लिख लेते हैं, एफ एक्स थीटा इक्वल टू थीटा ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स। थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, इसकी लिमिट पता चल गया होगा आपको। ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला है। फाइंड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये पूछ रहा है अल्फा, टाइप 1 एरर। तो चलिए अल्फा निकालते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर? अल्फा का फार्मूला सबसे पहले लिख दो। अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ओके, Yes, sir. चलिए रिजेक्टिंग एच नॉट का मीन्स क्रिटिकल रीजन। क्या है क्रिटिकल रीजन? एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 गिवन एच नॉट में क्या दिया है? थीटा इक्वल टू 2। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम 1 से माइनस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम 1 से माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? लेस देन 1 गिवन थीटा इक्वल टू 2। कंडीशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। 1 से माइनस होने पर जो भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसका कंपोजिट हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। Yes, sir. तो हम इससे और इससे दोनों से आपको निकाल के दिखाते हैं, आंसर सेम आएगा। तो चलो पहले इससे देखते हैं। तो कैसे इसको लगाएंगे? हम लिखेंगे 1 टू इन्फिनिटी, x ग्रेटर देन 1 है तो 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आएगा x का PDF और थीटा इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर हम थीटा इक्वल टू 2 पुट करेंगे। ओके, Yes, sir. चलिए देखते हैं। तो 1 टू इन्फिनिटी एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है? थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स, यानी 2 ई टू द पावर माइनस 2x dx। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आने वाला है? 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ई की पावर माइनस 2x का सेम रहेगा और इस 2x माइनस 2x को डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? -2। और लिमिट क्या लग जाएगी? 1 टू इन्फिनिटी। ओके, Yes, sir. तो बाहर तो -1 आ चुका है, लिमिट पुट कर देते हैं तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट एंड ई टू द पावर -2। ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0. और ये माइनस मिलकर प्लस, और ये आ गया 1/e²। ये 1/e² क्या आया है? अल्फ़ा। इस फॉर्मूले से ज़रा कैलकुलेट करो। 1 माइनस, अब की बार लेस आर इक्वल टू 1 है तो 1 और लेस आर इक्वल टू 1 का मीन्स जहाँ तक लिमिट जाएगी, लेस कहाँ तक जाएगी? 0 तक।
यहाँ पर पुट करेंगे सेम PDF विद थीटा इक्वल टू 2। चलिए फिर से हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, अपॉन में -2 आएगा और ये बनेगा e⁻²x और लिमिट लग जाएगी 0 to 1। ओके, यस सर। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गए, 2 और 2 कैंसिल हो गए तो 1 हो गया। लिमिट ऑपरेट करेंगे तो आएगा e⁻² और e⁻0। अब e⁻0 की वैल्यू होती है 1, ये 1 और ये 1 कैंसिल, फिर से देखिए रिजल्ट वही आ गया। ठीक है, यस सर। तो यू में अप्लाई एनी मेथड, कॉम्प्लीमेंट्री वाला या फिर सिंपल वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया टाइप 1 एरर। इसी सेम क्वेश्चन में पावर ऑफ द टेस्ट अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए हम आपको पावर भी कैलकुलेट करके दिखाते हैं। अब आपको पावर का फार्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। पावर का फार्मूला याद करने के लिए बस अल्फ़ा में रिवर्स कर दो। अल्फ़ा में क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। तो पावर में क्या करेंगे, एक्सेप्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। नहीं बेटा, पावर में हम रिजेक्टिंग H0 ही करते हैं। बस यहाँ पर क्या हो जाता है, H1 ट्रू हो जाता है। आप कंफ्यूज मत होना। बीटा पे आओ, बीटा में क्या करते हैं, यहाँ रिजेक्टिंग H0 है तो यहाँ पर होगा एक्सेप्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। तो ट्रू ये है, एक्सेप्ट इसको कर रहे हैं, तो ये हो गया गलत डिसीजन, यानी बन गया टाइप 2 एरर बीटा। ओके, यस सर। तो पावर का और बीटा का जो कनेक्शन है उसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर चेंज करते हैं ये और यहाँ पर चेंज करते हैं ये, यहाँ पर दोनों ही चेंज हो जाता है। इसकी जगह पे ये आ जाता है और इसकी जगह पे ये आ जाता है। ठीक है, यस सर। चलो पावर हमने लिख लिया, रिजेक्टिंग H0। तो रिजेक्टिंग H0 हमको दिया हुआ था x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और अब की बार ट्रू है H1। H1 में थीटा की वैल्यू कितनी है, 1। 1। तो अब आप यहाँ से पावर कैलकुलेट कर पाओगे, तो कर लेना। करवा नहीं रहे हैं इसको, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, ट्राई करना है। क्वेश्चन दिस, fx थीटा इक्वल टू 1/θ, लिमिट है 0 to थीटा और H0 में थीटा इक्वल टू 2 है और H1 में थीटा इक्वल टू 3 है और सिंगल ऑब्जर्व वैल्यू है। सिंगल ऑब्जर्व वैल्यू में लाइक्लीहुड नहीं निकालना है। फाइंड टाइप 1 एरर ऑफ क्रिटिकल रीजन इज दिस, यानी आपको टाइप 1 एरर निकालना है जबकि क्रिटिकल रीजन दिया हुआ x ग्रेटर देन 1 लेस देन 1.5 एंड आल्सो द पावर ऑफ द टेस्ट। तो हो जाएगा ये, यस सर। ठीक है, आपको ये ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल हैविंग एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस। ये एक्सपोनेंशियल का है, नल और अल्टरनेटिव दिया हुआ है। नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल इज लेस देन 3। अब ध्यान देना बेटा इस बात पे, ये कह रहा है नल हाइपोथेसिस को कब एक्सेप्ट करेंगे, जब ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो हों वो लेस देन 3 हों। यानी इसने अब की बार एक्सेप्टेंस रीजन दिया है x सच दैट x इज लेस आर इक्वल टू 3। तो ओमेगा बनाने के लिए इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, लेस से ग्रेटर में। ठीक है, यस सर। तो ये वाला भी आपका होमवर्क है क्योंकि आसान है, इसलिए हम आपको ये होमवर्क में दे रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इट इज डिजायर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस H0 p इक्वल टू हाफ अगेंस्ट H1 p इक्वल टू 3/4 वेयर p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन अ सिंगल टॉस। सिंगल टॉस है यानी एक ही बार टॉस किया गया। द कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स एंड H0 इज रिजेक्टेड। अब जब कॉइन 5 टाइम टॉस होगा तो बर्नौली का बाइनोमियल बन जाएगा, यानी 5 बार के लिए बाइनोमियल लगा देंगे। H0 इज रिजेक्टेड इफ मोर देन 3 हेड्स आर ऑब्टेन्ड। अब आपका क्रिटिकल रीजन क्या बना, इसने कहा मोर देन 3। आपको एक बात पे फोकस करना है, इसने यहाँ पर मोर देन बोला है। अगर केस कंटिन्यूअस का होता तो हम x को लिखते ग्रेटर आर इक्वल टू 3, लेकिन ये केस है डिस्क्रीट का, तो मोर देन 3 का मतलब होता है ये। अब मोर देन 3 का मतलब 4 हेड या 5 हेड, ये बनेगा। यानी अब की बार आपका क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, x इक्वल टू 4 and 5। समझ गए मेरी बात को, यस सर। ठीक है।
तो चूंकि यह क्वेश्चन डिस्क्रीट का है तो हम आपको इसको लगा कर दिखाते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट में इंटीग्रेशन नहीं आता है, क्या आता है, समेशन। समेशन आता है। तो हम आपको इसको करके दिखाते हैं कैसे होगा, पावर भी कैलकुलेट करके दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले हम उसे नोट कर लेते हैं। इट इज़ डिजायर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, यानी हम क्या टेस्ट करना चाहते हैं, एच नॉट। एच नॉट में हमको दिया पी इक्वल टू 1/2 अगेंस्ट H1। H1 में पी की वैल्यू है 3/4, वेयर पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी है पी। सिंगल टॉस, द क्वाइन इज टॉस 5 टाइम्स, यानी एन की वैल्यू हो गई 5। तो क्या हम 5 बार टॉस किए जाने के बाद जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन आएगा वो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 5cx p टू द पावर x एंड 1 माइनस पी टू द पावर 5 माइनस एक्स। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन करेगी, 0 1 2 डॉट डॉट 5, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती, n तक। अब अगर हम अंडर एच नॉट इसको लिखते हैं तो अंडर एच नॉट ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 5cx। एच नॉट में p की वैल्यू कितनी है, 1/2। 1/2। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, दोनों 1/2 होंगे तो पावर्स ऐड होके कितनी हो जाएंगी, 5, और यहाँ पर आएगा 5cx। तो अंडर एच नॉट हमारा फंक्शन ये बन गया। अब अगर हम अंडर H1 अपना फंक्शन लिखें तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स कितना बन जाएगा, 5cx। अब की बार p की वैल्यू है 3/4, तो ये तो 3/4 बनेगा और ये बनेगा 1/4, यानी 5 माइनस एक्स। ओके, तो ये था यस। अंडर एच नॉट और ये है अंडर H1। आगे बढ़ते हैं। लिखा है द क्वाइन इज टॉस 5 टाइम्स, एच नॉट रिजेक्टेड इफ मोर देन 3 हेड्स आर ऑब्टेन्ड। अब ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे x सच दैट x इज ग्रेटर देन 3, ये हो गया हमारा ओमेगा। तो ओमेगा बार क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज लेस आर इक्वल टू 3, ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होगा और ये हमारा रिजेक्शन रीजन होगा। ओके, सर इसमें इक्वल टू लगा है, उसमें इक्वल टू नहीं लगा है। हाँ देखो कैसे, जब हम 5 कॉइन टॉस करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 इतने हेड आ सकते हैं, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5। इसने कहा ग्रेटर आर इक्वल टू 3, तो ग्रेटर आर इक्वल टू 3 में ये आएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या बचेगा, 1 से माइनस करने पर। अगर किसी रीजन में ये 2 पॉइंट चले गए ओमेगा में, तो ओमेगा कॉम्प्लीमेंट में जो बचे होंगे वो सारे आएंगे कि नहीं आएंगे। यस सर। तो अगर हम x लेस देन 3 लिखते तो सिर्फ यही तो आते हैं, 3 कहाँ से आता, 3 को लाने के लिए क्या Yes. लिखेंगे, ग्रेटर। एक तरीका और इसको लिखने का, हम इसको लिख सकते हैं x इज लेस देन 4, तब भी मान लिया जाएगा। लेस देन 4 का मतलब 4 5 इधर हो गए और लेस देन 4 में ये सारे आ जाएंगे। तो या तो ग्रेटर आर इक्वल टू 3 लिखेंगे या तो लेस देन 4। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4, 3 से बड़ा है तो 4 और 4 के बराबर से स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, यस सर। चलिए ठीक है। तो अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे। टाइप 1 एरर, पावर टेस्ट, ये निकालना है। तो टाइप 1 एरर का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी अल्फा प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलिए बोलिए क्या होता है, रिजेक्टिंग H नॉट When? H नॉट इज ट्रू। एच नॉट इज ट्रू। रिजेक्टिंग एच नॉट का मतलब क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन क्या है, x ग्रेटर देन 3 और एच नॉट में p की वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। तो अब आपको x ग्रेटर देन 3 में 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, एक मिलेगा x इक्वल टू 4 और चूँकि डिस्क्रीट केस है तो अगली वैल्यू प्लस होगी, दूसरा मिलेगा x इक्वल टू 5, p की वैल्यू 1/2। अब जब 1/2 हो तो ये वाला प्रोबेबिलिटी फंक्शन ट्रू है, बस इसमें x की वैल्यू एक बार 4 पुट कर दो और एक बार 5। तो जब 4 पुट करोगे तो आएगा 5c4 1/2 टू द पावर 5, और जब 5 पुट करोगे तो 5c5 1/2 टू द पावर 5। गॉट इट, ये बन जाएगा 6 इंटू 1/2 टू द पावर 5, यानी 6/32 मीन्स 3/16। ये हो गया टाइप 1 एरर। ओके, यस सर।
ठीक है, अब पावर आप कर लेंगे। Yes, sir. चलिए, पावर में कुछ नहीं करना है, बस पी की वैल्यू को चेंज करना है, क्योंकि सेम फार्मूला बनता है, केवल एच नॉट की जगह पे पीछे जो कंडीशन है उसमें एच वन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं इसलिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। अब इस क्वेश्चन को हम आपको समझाएंगे, लेकिन करना आपको घर पे होमवर्क में। देखिए क्या है लिखा, इन अ टाउनशिप द कंजम्पशन ऑफ द फैमिलीज एज्यूम टू बी एक्सपोनेंशियली विद पैरामीटर थीटा। एक शहर में कंजम्पशन का मतलब होता है कि क्या कितना कंज्यूम करते हैं। अब किस चीज़ की बात हो रही है इसके बारे में डिटेल नहीं है, बट कंजम्पशन है, फूड का भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी हो सकता है। फैमिलीज़ के थ्रू जो कंजम्पशन था वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड था विद पैरामीटर थीटा, यानी आपको ये दे दिया गया है। द हाइपोथेसिस दिस इज रिजेक्टेड इन फेवर ऑफ दिस, यानी एच नॉट मिल गई, एच वन मिल गई, रिजेक्ट होगा कब, इफ़ अ फैमिली सेलेक्टेड एट रैंडम कंज्यूम 15 यूनिट्स और मोर, यानी अगर कोई फैमिली 15 या उससे ज़्यादा कंज्यूम करती है तो हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। यानी ये क्या बन गया, Reject. H naught. ये ओमेगा बन गया बेटा, यानी क्रिटिकल रीजन। अब बस ऑब्टेन द क्रिटिकल रीजन मिल गया, एंड साइज ऑफ द बोथ टाइप ऑफ एरर्स, यानी अल्फा और बीटा, आल्सो ऑब्टेन द पावर फंक्शन। तो सब कुछ हो जाएगा। Yes, sir. चलिए, ये भी आपका होमवर्क बन गया। इसमें सोल्यूशन भी है, आप अपने आप ट्राई करना, ना समझ में आए तो देखना, फिर भी ना समझ में आए तो फिर हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, सपोज इट इज विश टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस दिस अगेंस्ट दिस बाई टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। ये आपका होमवर्क है, इसमें कुछ नहीं ऐसा है जो हम आपको बताएं। क्वेश्चन हमने बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, आप सारे लगाइए, ये ज़रूरी नहीं है। जो आसान लगे उनको छोड़ भी सकते हैं, टाइम बचेगा, ठीक है। Yes, sir. एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, x की रेंज 0 से 1, थीटा 1 है h नॉट में और h1 में थीटा 2 है। टेकिंग सिंगल वैल्यू, यानी आपको लाइक्लीहुड नहीं लेना है। यूजिंग इंटरवल दिस एज द क्रिटिकल रीजन, ये क्रिटिकल रीजन है x लेस देन 0.5। तो होमवर्क है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट, सर सिंगल वैल्यू का ही पूछते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, आपको भी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ठीक है। अभी आगे आएंगे सवाल और। जैसे ऊपर एक क्वेश्चन बर्नौली का था जिसमें n = 5 था, यानी 5 बार टॉस किया गया था, तो वो बाइनोमियल में कन्वर्ट होके हुआ, बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया तो आपको पता नहीं चला कि वो सिंगल वैल्यू का है या नहीं, ठीक है। Yes, sir. अ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल हैविंग अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद पीएमएफ दिस, ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया, इसको भी आप करेंगे ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर ज्योमेट्रिक का, इसको भी आप घर पे देखेंगे, ना समझ में आए तो फिर मुझे बताइएगा। आपको हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आईसीएस 2012 में आया है, ट्राई करना है आपको। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, क्वेश्चन सारे आप देख डालिए, कहीं कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट टर्न पे बात करते हैं। चलिए, अगला है बेस्ट टेस्ट फॉर सिंपल हाइपोथेसिस, यानी जब भी हम कभी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे होंगे, टेस्टिंग कर रहे होंगे, तो किस टेस्ट को बेस्ट मानेंगे। तो ध्यान दीजिए, द बेस्ट मेथड इज टू डिटरमाइन बाई कंट्रोलिंग अल्फा एंड बीटा। अच्छे टेस्ट को डिटरमाइन करने का क्या सबसे अच्छा तरीका है कि हम अल्फा और बीटा को क्या करें, कंट्रोल करें, ओके। Yes, sir. द आइडियल थिंग वुड बी मिनिमाइजिंग अल्फा एंड बीटा साइमल्टेनियसली। अच्छा तो ये रहेगा कि हम दोनों को एक साथ मिनिमाइज करें, बट इन प्रैक्टिस व्हेन अल्फा इज मिनिमाइज देन बीटा इज मैक्सिमाइज एंड वाइस वर्सा। एक को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ा, ऐसा उल्टा होता रहेगा। हेंस वी ट्राई टू मिनिमाइज बीटा फॉर अ फिक्स अल्फा। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अल्फा इज मोर सीरियस, तो हम उसको फिक्स कर देंगे कि इससे ज़्यादा नहीं होने पाए, और बीटा को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। इफ सच टाइप ऑफ टेस्ट एग्जिस्ट देन दिस इज नोन एज Best test. तो आपको बेस्ट टेस्ट की डेफिनेशन पता चल गई। आगे आते हैं, आगे मोस्ट पावरफुल टेस्ट एंड बेस्ट क्रिटिकल रीजन। ये जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट है ये ऊपर वाली डेफिनेशन से जुड़ा हुआ है। अभी आपने बेस्ट टेस्ट पढ़ा, आगे आते हैं। अ क्रिटिकल रीजन ओमेगा हुज पावर इज ग्रेटर देन एनी अदर क्रिटिकल रीजन। हमारे पास मान लो एक क्रिटिकल रीजन ये था ओमेगा
1, एक था ओमेगा 2, एक था ओमेगा 3। तो हम इन सब की अल्फ़ा और बीटा को निकाल सकते हैं, साथ में पावर भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों की टाइप 1 एरर को अल्फ़ा मान लें, यानी हमने सबका अल्फ़ा कर दिया, अब देखेंगे कि किसका बीटा कम है या फिर किसकी पावर ज़्यादा है। तो जितने भी टेस्ट सेम साइज़ के होंगे, जिनका टाइप 1 अल्फ़ा होगा लेकिन पावर सबसे ज़्यादा होगी, वो कहलाएगा बेस्ट क्रिटिकल रीजन। और जितने भी टेस्ट बेस्ट क्रिटिकल रीजन में होते हैं उनको क्या नाम देते हैं? मोस्ट पावरफुल Most टेस्ट। powerful test. A critical region omega whose power is greater than that of any other critical region। जितने भी क्रिटिकल रीजन बन सकते हैं उसमें से पावर सबसे ज़्यादा हो, ऑफ सेम साइज। सेम साइज का मतलब अल्फा सेम होना चाहिए। फॉर टेस्टिंग अ सिंपल नल अगेंस्ट द सिंपल अल्टरनेटिव, एक नल हाइपोथेसिस हो, दूसरी अल्टरनेटिव, दोनों सिंपल हो, इज कॉल्ड बेस्ट क्रिटिकल रीजन। तो ऐसे रीजन को हम बेस्ट क्रिटिकल रीजन कहते हैं। एंड अ टेस्ट बेस्ड ऑन बेस्ट क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा फॉर टेस्टिंग दिस सिंपल नल अगेंस्ट सिंपल अल्टरनेटिव। तो साइज से क्या मतलब है? साइज से क्यों नहीं मतलब है, अल्फा को फिक्स करते हैं ना। तो मान लो हमने पहले ओमेगा के लिए अल्फा को 1% लिया और दूसरे ओमेगा के लिए हमने अल्फा को 5% लिया, तो क्या दोनों में कंपैरिजन हो सकता है? इसमें हम 1% एरर करें जबकि इसमें पर ज़्यादा कर रहे हैं। तो अल्फा को सेम नहीं रखोगे तो कंपैरिजन कैसे होगा? एक चीज़ सेम रखेंगे और पावर जिसकी ज़्यादा आ जाए। टाइप 1 एरर सबकी बराबर थी, लेकिन पावर ज़्यादा आने पर उसको अच्छा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? यस सर। इसीलिए अल्फा को सेम रखा जाएगा। अगर हम अलग अलग रखेंगे तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, है ना? चलिए ठीक है। इज कॉल्ड मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो जिसका भी पावर ज़्यादा आएगा उसको हम मोस्ट पावरफुल टेस्ट कहेंगे। अब नीचे कुछ डेफिनेशंस हैं जो आप पहले ही जान चुके हैं कि अल्फ़ा को हम कैसे लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, और सिमिलरली हम पावर को कैसे लिखते हैं। तो ये जो है ये पावर का है, हम लिख के दिखाते हैं भी आपको ताकि रिकॉल हो जाए। ठीक है, क्या था पावर का डेफिनेशन? पावर का डेफिनेशन था प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन H1 ट्रू। When H1 is true. तो रिजेक्टिंग एच नॉट का मतलब ओमेगा हो गया, H1 ट्रू का मतलब L1 हो गया। तो ज़रा देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये किसकी पावर है? इस वाले की। और ये किसकी पावर है? इस वाले की। दो क्रिटिकल रीजन लिए गए, एक ओमेगा एक ओमेगा नॉट। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि ओमेगा नॉट की पावर कम आ रही है। अब इसकी पावर कम होगी तो ये बन जाएगा बेस्ट क्रिटिकल रीजन। कौन? ये ओमेगा नॉट। अल्फ़ा दोनों की सेम थी लेकिन पावर कम आई, सॉरी मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ, पावर ज़्यादा आने पर बेस्ट बनता है ना। तो ये बनेगा बेस्ट क्रिटिकल रीजन जिसकी पावर ज़्यादा आई। तो ओमेगा बेस्ट हो गया। और इस पर कोई भी टेस्ट हम करते हैं इस क्रिटिकल रीजन पर, तो वो टेस्ट कहलाएगा मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो पावर का कैसे पता चला? हाँ बेटा फिर से बोलो। पावर का हाँ, कैसे पता चला? अभी जब क्वेश्चंस न्यूमेरिकली आएंगे तब हम सॉल्व करवाएंगे, अभी तो डेफिनेशन पढ़ी जा रही है ना। डेफिनेशन में बस बताया जा रहा है कि ऐसा होने पर ऐसा होगा। ये पावर है, ये कैसे पता चला ये पूछ रहे हैं आप? यस सर। पावर की डेफिनेशन क्या होती है अभी अभी आपने पढ़ी? पावर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन H1 इज ट्रू। When H1 is true. तो रिजेक्टिंग एच नॉट का मतलब क्रिटिकल रीजन पे इंटीग्रेट होगा। और Yes, H1 ट्रू है तो H1 ट्रू होने के केस में हम जब H1 की कंडीशन लगाएंगे तो लाइक्लीहुड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? L1. अब बताओ ये क्या है? ओमेगा की पावर नहीं लिखी हुई है, L1 dx, और ओमेगा ये भी तो L1 dx है। ये किसकी पावर हो गई? दूसरा क्रिटिकल रीजन ओमेगा नॉट है, उसकी पावर। हम दो क्रिटिकल रीजन यहाँ लेके चल रहे हैं ना कंपैरिजन करने के लिए, एक ओमेगा और एक ओमेगा नॉट। नहीं क्लियर हो पा रहा है? चलो हम करके दिखाते हैं इधर, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, सब समझ में आएगा। हमने एक क्रिटिकल रीजन लिया ओमेगा और एक क्रिटिकल रीजन लिया ओमेगा नॉट, और हम दोनों की अल्फ़ा को सेम कर रहे हैं। तो इसका अल्फ़ा क्या बनेगा? ओमेगा। अल्फ़ा की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। नहीं बेटा, अल्फ़ा है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो एच नॉट ट्रू है तो यहाँ पर क्या रखेंगे? एल नॉट। अब ये एल नॉट कैसे है ये समझ आया कि नहीं आया बताओ पहले? हाँ या ना? तो हम पूरा समझा दें फिर।
सर सिंबल था ना। बेटा हमने आपको बताया कि अगर हमको ये कैलकुलेट करना है x लेस आर इक्वल टू 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो हम ऐसे लिखते हैं 1 to 2 fx dx, यही तो लिखेंगे। यस सर। लेकिन अगर इसके साथ एक कंडीशन लग जाए थीटा इक्वल टू 2, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 to 2 fx, और यहाँ पे लिखेंगे थीटा इक्वल टू 2। अब ये जो थीटा sir. इक्वल टू 2 की कंडीशन थी ये हमको नल हाइपोथेसिस में दी थी, तो हम सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 to 2 L नॉट, यानी जो भी फंक्शन आया उसमें थीटा की वैल्यू वो रखनी है जो एच नॉट वाली है। जैसे अभी हमने Yes, लिखा sir. था ना अंडर एच नॉट, अंडर एच नॉट में हमने पी एक्स क्या लिखा था 5cx 1/2 to the power 5, ये क्या था p की वैल्यू 1/2 पुट किए जाने के बाद ही तो आया था, Yes, sir. तो हम इसको एल नॉट बोल सकते हैं। वाई एल नॉट? एल इज द लाइक्लीहुड एंड इफ वी इम्पोज द कंडीशन ऑफ एच नॉट एल बिकम्स एल नॉट। ओके, Yes, sir. तो यहाँ पर एच नॉट ट्रू था, उसकी कंडीशन लाइक्लीहुड पे लगी तो एल नॉट बना, और क्रिटिकल रीजन क्या होगा, एक ओमेगा है और दूसरा वाला इधर आने जा रहा है, ये हो गया ओमेगा नॉट। रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो यहाँ भी एल नॉट आएगा। रिजेक्टिंग एच नॉट यहाँ आया क्रिटिकल रीजन, और एच नॉट ट्रू था तो लाइक्लीहुड का एल नॉट आया। तो ये टाइप वन एरर किसकी बनी, इस वाले क्रिटिकल रीजन की, ये टाइप वन एरर किसकी बनी, इस वाले की, और दोनों किसके बराबर हैं, अल्फा। अब आते हैं पावर पे। तो पावर में हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, ये तो लिखेंगे पावर को। Yes, sir. अब जब इस वाले का पावर लिखेंगे तो रिजेक्टिंग एच नॉट है तो क्रिटिकल रीजन आ गया, एच वन ट्रू है तो एल वन आ गया। इधर वाले क्रिटिकल रीजन का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्रिटिकल रीजन रिजेक्टिंग है तो क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन का मतलब रीजन ऑफ रिजेक्शन, जहाँ पे रिजेक्ट होगा वही क्रिटिकल रीजन होता है। एच वन ट्रू है तो यहाँ एल वन आ गया। अब ये क्या बन गई, पावर बन गई किसकी, इस वाले क्रिटिकल रीजन की, और ये क्या बन गई, पावर इस वाले क्रिटिकल रीजन की। जब दो क्रिटिकल रीजन का साइज सेम था अल्फा, तो अगर पावर इसकी ज़्यादा हुई तो ओमेगा नॉट हो जाएगा बेस्ट, और अगर पावर इसकी ज़्यादा हुई तो ओमेगा हो जाएगा बेस्ट क्रिटिकल रीजन। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. बस यही था उस डेफिनेशन में। यहाँ पर दिखाया गया कि ओमेगा की पावर ज़्यादा है तो ओमेगा बन जाएगा बेस्ट क्रिटिकल रीजन। ठीक है, Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एंड यूनिफॉर्मली बेस्ट क्रिटिकल रीजन। ये क्या होता है जरा इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक हम लोगों ने जितना समझा बस उसी में थोड़ा सा हम एडिशन करने जा रहे हैं, ध्यान देना। मान लो हमको दिया हुआ एच नॉट में थीटा इक्वल टू थीटा नॉट, और एच वन में दिया थीटा इक्वल टू थीटा वन, तो हम किसको कहेंगे यूनिफॉर्मली बेस्ट क्रिटिकल रीजन और किसको कहेंगे यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ध्यान देना, हम थीटा नॉट की वैल्यू को 2 ले लें और थीटा वन की वैल्यू को 3 ले लें। हमने इन वैल्यूज़ को लेते हुए बनाया एक क्रिटिकल रीजन ओमेगा, एक्स इज दैट, एक्स इज समथिंग, जो भी दिया जाए। ओके, और इस क्रिटिकल रीजन का हमने टाइप वन एरर निकाला, अल्फा आया। अब हम इसको बेस्ट क्रिटिकल रीजन कब कहते हैं, जब इसकी पावर क्या होती, मिनिमम होती, सॉरी Yes. पावर जब मैक्सिमम होती तो हम इस ओमेगा को क्या कहते हैं, बेस्ट कहते। यूनिफॉर्मली कब कहेंगे, ध्यान देना। यहाँ की टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में अगर ध्यान दिया जाए तो थीटा वन थीटा नॉट से क्या है, बड़ा है। बड़ा। तो जब थीटा वन थीटा नॉट से बड़ा है उस केस में अगर कोई क्रिटिकल रीजन बेस्ट क्रिटिकल रीजन बन रहा है तो हम थीटा नॉट की थीटा वन की वैल्यू जो थीटा नॉट से बड़ी हो कोई भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ 3 है, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 1000 ले लो। यानी जब हमने इस कंडीशन के लिए थीटा वन ग्रेटर देन थीटा नॉट के लिए बेस्ट क्रिटिकल रीजन निकाला तो ये कंडीशन क्या है, थीटा वन ग्रेटर देन थीटा नॉट। तो अब ग्रेटर देन में कोई लिमिट नहीं, कितना ग्रेटर, यानी ऑल दी वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन थीटा नॉट द क्रिटिकल रीजन सेम, जो इसके लिए आएगा वही 4 के लिए आएगा, वही 5 के लिए, वही 6 के लिए। तो इसमें हुआ क्या,
बड़ी वैल्यूज जितनी भी थी सबका क्रिटिकल रीजन सेम हो गया। Yes, sir. जब सबका क्रिटिकल रीजन एक जैसा हो गया तो एक जैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। Similar. सिमिलर कहते हैं, यूनिफॉर्म। तो अब हमारा बेस्ट क्रिटिकल रीजन क्या बन गया? यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि जितनी भी θ1 की बड़ी वैल्यू थी सबके लिए सेम ही रहेगा, नहीं बदलेगा। एक बार हमने बेस्ट क्रिटिकल रीजन निकाला और कंडीशन देख ली कि θ1 θ0 से बड़ा है, तो बड़े के लिए कितना भी बड़ा हो जाए बेस्ट क्रिटिकल रीजन सबका एक जैसा रहेगा। और जब सबकी ड्रेस एक जैसी होती है तो कॉलेज में उसे यूनिफॉर्म ही तो कहते हैं। Yes, sir. तो बेस्ट क्रिटिकल रीजन क्या बन गया? यूनिफॉर्म बेस्ट क्रिटिकल रीजन। और अब इस क्रिटिकल रीजन पे अगर हमने कोई टेस्ट लगाया जो कि पहले से मोस्ट पावरफुल टेस्ट था। मोस्ट पावरफुल टेस्ट कब होता है? जब इसकी पावर मैक्सिमम हो, तभी तो मोस्ट पावरफुल हुआ। और जब सबके लिए एक जैसा हो गया तो इसका नाम पड़ गया यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ओके। Yes, sir. अब एक कॉन्सेप्ट और, अनबायस्ड। एक वर्ड आता है अनबायस्ड, ये कब लग जाता है? तो अभी आपने जो जो चीज़ें पढ़ी एक बार फिर से रिकॉल करिए। सबसे पहले आपने पढ़ा बेस्ट क्रिटिकल रीजन। जब कोई क्रिटिकल रीजन बेस्ट हुआ तो उस पर टेस्ट अप्लाई किया गया तो बन गया मोस्ट पावरफुल टेस्ट। इसके बाद अगर ग्रेटर देन की कंडीशन या लेस देन की कंडीशन आई, किसमें? θ0 एंड θ1 में। ये लेस देन की हो गई, ये ग्रेटर देन, दोनों कंडीशन में बेस्ट क्रिटिकल रीजन बन गया यूनिफॉर्मली बेस्ट क्रिटिकल रीजन, और ये बन गया यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। अब एक कंडीशन और आने जा रही है। इस कंडीशन को कैसे याद रखोगे? अगर पावर इज ग्रेटर देन साइज हो जाए, मतलब 1 माइनस बीटा अल्फा से बड़ा हो जाए, तो हम किसी भी टेस्ट को कहते हैं वो टेस्ट होगा अनबायस्ड। अब ध्यान दीजिए, ये बेस्ट क्रिटिकल रीजन था, अब इसका नाम पड़ गया यूनिफॉर्मली बेस्ट अनबायस्ड क्रिटिकल रीजन, और टेस्ट का नाम क्या पड़ गया? यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट। जब ये कंडीशन भी होल्ड कर जाए, जब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो आसानी से देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे प्रीवियस के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, मान लो हमने कैलकुलेशन जहाँ की वो वाले ले लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को लो, यहाँ बीटा 1/3 आया है, और जरा अल्फा देखिए कितना आया है। अल्फा आया है 1/2, तो हम दोनों लिख लेते हैं। बीटा की वैल्यू आई है 1/3 और अल्फा की वैल्यू आई है 1/2। इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 0.33, और इसको लिखेंगे तो 0.5 ही तो लिखेंगे, है ना? अब बीटा आया है टाइप 2, तो 1 माइनस बीटा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? पावर मिल जाएगी। Yes, sir. 0.66 आएगी पावर। अब बताओ क्या पावर अल्फा से बड़ा है? हाँ बोलो। Yes, sir. तो पावर जैसे ही अल्फा साइज से बड़ा होता है, टेस्ट क्या हो जाता है? Unbiased. अनबायस्ड। यानी बेस्ट क्रिटिकल रीजन, बेस्ट क्रिटिकल रीजन के बाद मोस्ट पावरफुल टेस्ट, ये दोनों एक हो गए। फिर यूनिफॉर्मली बेस्ट क्रिटिकल रीजन एंड यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। फिर बेस्ट क्रिटिकल रीजन में यूनिफॉर्म के साथ साथ ये भी लग गया, यूनिफॉर्मली बेस्ट क्रिटिकल अनबायस्ड रीजन। और मोस्ट पावरफुल टेस्ट में क्या लगेगा? यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट। ओके। Yes, sir. तो इतने कॉन्सेप्ट जो आज आपने पढ़े, इनको आपको समझना है। एक बार लेक्चर रिवाइज करिएगा, नोट्स में जो कुछ भी लिखा है इनको देखिएगा, और धीरे धीरे करके आप इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो अभी हम देख लेते हैं, आज कुछ और बच रहा है। यूनिफॉर्मली मोस्ट हो गया, बेस्ट क्रिटिकल रीजन हो गया, और इस पीडीएफ का सारा प्रोग्राम हो गया है। तो अब आप सिर्फ सवालों को लगाइए और इसमें जो कुछ भी लिखा उसको समझिए। अगली क्लास में हम आपको नई चीज़ पढ़ाएंगे जिसका नाम है एनपी लेमा। हाँ बेटा बोलो। सर कंसिस्टेंसी में एक जो आपने पीडीएफ में लिखा था, 1 मिनट रुको बेटा अभी, ठीक है, बस वेट फॉर 1 मिनट। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और आप पूरी पीडीएफ को देखकर ख़त्म करिए। अगली क्लास में हम एनपी लेमा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।